Good morning class. Today we will discuss the radius of gyration. Radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of a point from the axis where whole mass of the body were concentrated. तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? वो पॉइंट, वो रेडियस है, वो सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है. इस यूनिट में हमने सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से ही स्टार्ट किया था. तो जहाँ पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है या फिर हम रोटेशनल मोशन में डिस्कस करें, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, तो उस बॉडी का जो जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. एंड दिस डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हम उसको उस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करवा सकते हैं ईजीली. इट मीन्स उस पॉइंट पर वो बैलेंस होगी, वहाँ से वो बैलेंस करते हुए इस बॉडी के अबाउट रोटेट करेगी. क्लियर? सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हमारे पास सबसे पहले एक बॉडी है सी. ये हमारे पास बॉडी है जो एक कॉमन एक्सिस, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट इज़ द सेंट्रल एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. क्लियर? और हमारे पास अब बहुत सारे पार्टिकल हैं और इन सभी पार्टिकल का मास सेम है m. आप देख सकते हो सभी पार्टिकल को हमने सेम मास लिया है. क्लियर? नाउ अब p क्या है यहाँ पे? P is the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. तो P से अब सेंट्रल एक्सिस तक का जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन. सो सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल, ईच हैविंग द मास स्मॉल m. R1 R2 हो गई उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? इट इज़ mR1 स्केयर, mR2 स्केयर एंड सो ऑन. यहाँ इन सब में से मैं m कॉमन ले लेती हूँ. नाउ अब यहाँ से m कॉमन लेके अब हम n से डिवाइड कर रहे हैं और n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब m इंटू n क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल m तो है एक पार्टिकल का मास, n क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. तो m इंटू n क्या हो जाएगा? हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ कैपिटल M. तो अब हमारे पास जो ये अंदर वाली टर्म है, क्लियर, दैट इज़ R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर अप टू सोन Rn स्केयर डिवाइडेड बाय n. इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 है, इस इक्वेशन ऑफ 7 को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से. सो ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ mk स्केयर. सो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमने फाइंड आउट किया कि m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास k आ गया. जो ये रिलेशन है वो है हमारा मेन रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन. तो मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें हर एक पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और उन सभी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करें, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास. क्लियर? So this is all about the radius of gyration. Now, radius of gyration about a given axis is equal to the root mean square distance of the constituent particle of body from the given axis of rotation. ये हमारे पास है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए रिलेशन. देखो ये रूट मीन स्क्वायर है, ये देखो इन सब का मीन हो रहा है ना. मीन वही होता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको हम n से डिवाइड कर देते हैं, और रूट हो गया और स्क्वायर हो गया. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन. Now, radius of gyration depend upon shape and size of the body, clear, position and configuration of the axis, and the distribution of mass of the body with respect to the axis of rotation. So ये इन सब factors के ऊपर depend करता है radius of gyration. Now let's do a numerical related to this topic. हमारे पास एक व्हील है whose mass is 10 kg, radius of gyration is 25 and it is rotating at 600 rpm. rpm means rotation per minute. ये rpm है यहाँ पे.
क्लियर। देन व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ रोटेशन, मास हमें गिवन है, के हमें गिवन है, के को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से हम एन फाइंड आउट कर लेंगे। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन, या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो आरपीएम है तो हमने इसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 10 आरपीएस। और हमें आई निकालना है, आई का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर की वैल्यू लिख दी तो हमारे पास ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये पहले हम ये टॉपिक हर एक अलग अलग शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते थे, बट अब हमारा कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास जस्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज़ ऑफ रेगुलर शेप अबाउट गिवन एक्सिस। कुछ बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आपको इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, नो डेरिवेशन इज़ रिक्वायर्ड, वी हैव टू जस्ट लर्न द डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज़। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास ये अलग अलग बॉडीज़ दी हुई हैं। एक यूनिफॉर्म लेंथ में हमारा फर्स्ट है, यूनिफॉर्म जो लेंथ होती है, यूनिफॉर्म रोड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml²। आप डायरेक्ट लर्न करोगे, नो डेरिवेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर एक रेक्टेंगुलर लेमिना है तो L² + B²। क्लियर। अब हमारे पास एक रिंग है तो mr²। अगर हमें उसके अबाउट डायामीटर फाइंड आउट करना है तो 1/2 mr²। पहले हम इन सब चीज़ों के लिए रिलेशन फाइंड आउट करते थे, तो आपका सिलेबस काफ़ी हो जाता था यहाँ पे। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दैट इज़ 1/2 mr² एंड सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर इट इज़ 1/4। ओके, एंड एक सिलेंड्रिकल का हो जाएगा 1/2 mr1² + r2²। होलो सिलेंडर का है mr²। सॉलिड सिलेंडर इट इज़ 1/2 mr²। होलो स्फीयर इज़ 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर इज़ 2/5 mr²। यहाँ पे इन वैल्यूज़ का जो पर्पस है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ होगा। सो आपको जस्ट इनकी वैल्यूज़ लर्न करनी है, नो नीड टू ड्राइव दीज इक्वेशंस या फिर ड्राइव दीज वैल्यूज़। So this is all about the moment of inertia, radius of gyration